जय हिंद साथियों। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका, या आप कह सकते हैं कि साइटोलॉजी। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज की जो क्लास है कोशिका का इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं। आज हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल कोशिका है क्या चीज। इसी से छोटी बड़ी घटनाओं का हम लोग इस क्लास में जिक्र करेंगे और फिर इसके आगे धीरे धीरे कंटिन्यू होगा। तो धैर्य रख करके आप इस चीज को एकदम आराम से सुनिए, आराम से समझिए। समझा तो हम आपको हर एक बात देंगे, बस आपके अंदर बैठकर सुनने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप बैठकर सुन सकते हैं तो ऐसी कोई एक टॉपिक नहीं होगी या ऐसा कोई एक भी शब्द नहीं होगा जो आपको समझ में न आए। चलिए अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले ही हमारा जो शब्द है कोशिका, तो समझते हैं कि ये चीज पहले क्या है। एक चीज को आप पहले मान लीजिए, देखिए कोशिका को हम लोग नाम क्या देंगे? सेल। इंग्लिश में कोशिका को ही सेल कहा जाता है। तो पहले एक सवाल आता है कि कोशिका क्या है, फिर इसके बाद हम लोग आएंगे खोज कैसे कैसे हुई, एक धीरे धीरे स्टेप वाइज। तो पहले समझते हैं कोशिका क्या है। देखिए कोशिका का जो डिफिनेशन दिया गया, जो कोशिका को परिभाषित की गई, तो इसका जो डिफिनेशन बनकर के सामने आया वह बना कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब इस चीज को ध्यान से समझिए कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब संरचनात्मक का मतलब समझिए, फिर क्रियात्मक समझाते हैं। जैसे आप एक कुत्ते को देख रहे हैं या किसी मनुष्य को देख रहे हैं या किसी भी प्रकार के किसी भी आप जीव को देखिए, चाहे वह प्लांट हो चाहे वह एनिमल कैटेगरी का हो, आप यह पाएंगे कि उसकी एक विशेष संरचना होती है। हर जीव का एक अपना संरचना होता है। क्या आप कभी किसी ऐसे कुत्ते को देखें जो हाथी की तरह था? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हाथी की तरह हाथी ही होगा और कुत्ता कुत्ते की तरह होगा, क्योंकि उसके शरीर की संरचना जो बनी है उस संरचना में सबसे बड़ी भूमिका निभाई कौन है? कोशिका। हमारी जो शरीर की संरचना बनी है, आपके शरीर की जो संरचना बनी है, उस संरचना के लिए कौन जिम्मेदार है? तो वह जो जिम्मेदार है कोशिका। इसलिए इसे एक संरचनात्मक इकाई भी कहा गया। मतलब हर जीव के शरीर की संरचना के लिए जो जिम्मेदार है वह कोशिका है। हमारी जो संरचना है वह कोशिका से बनी हुई है। हर दुनिया के जीव की संरचना कोशिका से ही बनी हुई है, इसलिए इसे संरचनात्मक इकाई कहते हैं। अब दूसरी बात समझिए कि क्रियात्मक इकाई क्या है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, तो देखिए जीवन के लिए जो जो क्रियाएं जरूरी हैं, ए टू जेड, चाहे वह छोटी हो चाहे वह बड़ी हो, जीवन के लिए जितनी क्रियाओं की जरूरी है वे सभी क्रियाएं कोशिका के अंदर होती हैं। मतलब एक कोशिका अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट होती है, जिसके अंदर पूरा एक जीवन हो सकता है। इसलिए इसको नाम दिया गया कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इंग्लिश में इसको हम लोग दूसरा नाम दे देंगे, द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। आप इस तरह से भी कह सकते हैं। दूसरा एक तरीका आता है कहने के लिए कि द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये इंग्लिश में इसका डेफिनेशन है। तो शायद यह बात आपको अब तक समझ में आई होगी कि दरअसल कोशिका है क्या चीज। एक लाइन में आप डेफिनेशन समझिए, कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब संरचनात्मक कैसे है यह भी समझे हम लोगों ने। हमने फिर उसके बाद समझा कि क्रियात्मक इकाई क्या है। अब हम लोग समझेंगे कि कैसे खोज हुई इसके बारे में। तो देखिए जो कोशिका है, अब कोशिका की जो खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है रॉबर्ट हुक। खोज कर रहे हैं कौन? रॉबर्ट हुक। ये एक साइंटिस्ट है, ये एक वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की। सन कई बार पूछ लेता है कि किस सन में इन्होंने कोशिका की खोज किया था। तो इस सन को याद रखिएगा आप, सन 1665 में।
सन 1665 में पहली बार कोशिका की खोज हुई है रॉबर्ट हुक के द्वारा। अब सवाल आता है, क्या इनके पहले कोशिका नहीं थी? दरअसल एक बात समझिए, इनके खोज के पहले तो दुनिया में बहुत सारे जीव प्रेजेंट थे। स्वयं रॉबर्ट हुक एक खुद वैज्ञानिक थे, एक जीव थे जिनका शरीर किससे बना था? कोशिका का ही। दरअसल ये पहला व्यक्ति है जो कोशिका की खोज कर रहा है। किस तरीके से? माइक्रोस्कोप से देख रहा है एक सिंगल सेल को। मतलब यह पहला व्यक्ति है जिसने माइक्रोस्कोप की सहायता से कोशिका को जूम करके देखने वाला पहला व्यक्ति है। ऐसा नहीं था कि रॉबर्ट हुक ने जब 1665 में कोशिका की खोज की तो इसके पहले कोशिका ही नहीं थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब से जीवन शुरू हुआ है इस पृथ्वी पर तब से कोशिका है, आज तक है, और जब तक पूरी जीवन इस पृथ्वी पर खत्म नहीं हो जाएगा तब तक कोशिका इस जीवन पर, इस पृथ्वी पर रहेगी। तो दरअसल रॉबर्ट हुक वह व्यक्ति है जिसने माइक्रोस्कोप से कोशिका को देखा है, और यह पहला व्यक्ति है जिसने एक सिंगल सेल को कोशिका की सहायता से, माइक्रोस्कोप की सहायता से कोशिका को देख रहा है। इसलिए एक आम बोलचाल में बन जाता है कि कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक। दरअसल रॉबर्ट हुक वह व्यक्ति नहीं, क्या कोशिका पहले नहीं थी? पहले थी। हर व्यक्ति हर जीव को देख ही रहा था। तो किसका बना था? कोशिका ही बना था ना। आप मुझे देख रहे हैं, हर व्यक्ति हर जीव को देख रहे हैं, हर व्यक्ति को देख रहे हो, क्या है? कोशिका का ही बना है ना। तो दरअसल हम कोशिका देख रहे थे लेकिन हमको एक सिंगल सेल के बारे में जानकारी नहीं थी। तो यह जानकारी देने वाले जो वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक है। तो ये बात आपको समझ में आई हुई। जैसे एक और एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझा रहा हूं ये बात। वास्को डी गामा पुर्तगाल से हिंदुस्तान आया तो क्या पढ़ते हैं हम कि वास्को डी गामा ने हिंदुस्तान की खोज की। ये सच है? क्या हिंदुस्तान की खोज वास्को डी गामा ने किया? हिंदुस्तान कहीं गुम था? था ही नहीं। ऐसी बात नहीं है, हिंदुस्तान था, अपनी जगह पर था। दरअसल यह पहला व्यक्ति है जो पुर्तगाल से समुद्र के रास्ते हिंदुस्तान आने वाला पहला व्यक्ति है। तो इसने पुर्तगाल से हिंदुस्तान तक पहुंचने के लिए समुद्री रास्ते की खोज की। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? किसने? हिंदुस्तान की खोज की। तो थोड़ा सा कहने का जो सेंस होता है वो अलग होता है, लेकिन आम बोलचाल में हम उसको कई बार कुछ और ही समझ बैठते हैं। तो इस तरह का कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसको आप कंफ्यूज न रहे। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले सन 1665 ईस्वी में देखा था माइक्रोस्कोप की सहायता से। इसके पहले बहुत कोशिकाएं थी, दुनिया में बहुत सारे जीव थे। चलिए, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब सवाल आता है कि जो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को देखा था वह कोशिका कैसी थी? तो इसके बारे में जो आपका आंसर होगा कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को देखा था वह कोशिका नॉन लिविंग थी। नॉन लिविंग कहने का सेंस क्या होता है? निर्जीव, जिसके अंदर जान न हो। तो एक पॉइंट यहां से हम लोग और ऐड कर सकते हैं कि इसके द्वारा जो कोशिका खोजी गई वह कोशिका कैसी थी? नॉन लिविंग थी। नॉन लिविंग। रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका खोजी गई वह कोशिका क्या थी? निर्जीव कोशिका थी। मतलब कहने का सिर्फ मरी हुई कोशिका, जिसके अंदर जीवन नहीं था। सवाल था कहां खोजा? तो इसके द्वारा जो पौधे का जो छाल होता है उसके ऊपरी हिस्से को हम लोग कार्क कहते हैं। तो कार्क पर यह व्यक्ति अपने माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा। कार्क के ऊपर, याद रखिएगा इस चीज को। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में माइक्रोस्कोप की सहायता से पौधे की छाल जो कार्क है उसके ऊपर जूम करके अपने माइक्रोस्कोप से जब देखा तो उसे छोटे 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 कंपार्टमेंट दिखाई दिए, डिब्बे दिखाई दिए, बॉक्स दिखाई दिए, जिसे इस साइंटिस्ट ने नाम दिया सेलुला। क्या नाम दिया? सेलुला। अब इस नाम को याद रखिएगा, सेलुला, जो आगे चलकर के क्या बन गया है? सेल। मतलब कि रॉबर्ट हुक वह वैज्ञानिक है जो सेल का नाम पहले सेलुला रखा था। सेलुला नाम रखा, वही सेलुला बाद में चेंज हो गया सेल के अंदर। जो आज आप नाम पढ़ रहे हैं सेल, सेल का प्रथम नाम सेल नहीं था, इसके पहले सेलुला था। सेलुला को ही हमने चेंज किया है सेल के अंदर। यहां तक आपको पूरी बात समझ में आई होगी।
अब समझते हैं कि जब ये रॉबर्ट हुक जब माइक्रोस्कोप की सहायता से कार्क को देख रहा था, जो कार्क को जब देखा तो उसे मधुमक्खी के छत्ते की जैसी संरचना दिखाई दी, छोटे छोटे बॉक्स। जैसे एक संरचना आप थोड़ा सा कल्पना कर सकते हैं, जैसे ऐसे ये जो छोटा छोटा आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये हर एक बॉक्स जो है ये सब मान लीजिए एक कोशिका है, ये सब एक कोशिका है। तो ऐसी ही संरचना दिखाई दी किसको? रॉबर्ट हुक को। तो रॉबर्ट हुक ने देखा कि ये बहुत छोटे छोटे बॉक्स से बना हुआ है। उस पूरे एक बॉक्स को इसने नाम दिया क्या चीज? सेलुला, जो कि दरअसल वही सेल था। जिस बॉक्स को ये सेलुला कह रहा है वही क्या है? सेल थी, कोशिका थी। तो ये बात आपको पूरी रॉबर्ट हुक की समझ में आई होगी। अब एक बात समझिए यहां तक। इसके बाद सवाल आता है कि ये तो जीवित कोशिका को खोजे नहीं है, इनके द्वारा जो कोशिका खोजी गई वह एक मृत कोशिका है। तो अब हम लोग समझते हैं जीवित कोशिका के बारे में। इस बात को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक बात और ऐड कर लेते हैं। कई बार रॉबर्ट हुक का किताब के बारे में पूछ लेता है कि रॉबर्ट हुक की बुक का क्या नाम था। तो रॉबर्ट हुक ने एक बुक भी लिखा था, उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। जो इनकी बुक थी उस बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया बुक थी रॉबर्ट हुक की। इसी बुक में इसने सारा डिटेल कोशिका के बारे में दिया था, इसी बुक के अंदर। अब दूसरी सवाल समझिए, दूसरा सवाल कि सेल के बारे में तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो कई बार पूछता यह सवाल है कि कोशिका का अध्ययन किस बायोलॉजी में करते हैं? कोशिका का अध्ययन किस बायोलॉजी में किया जाएगा? तो बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है जिसका नाम है साइटोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। तो एक चीज हम लोग और ऐड कर सकते हैं, स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल जो है क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। एक चीज यहां से आप और ऐड कर लीजिए। अब एक चीज और समझिए यहीं से, अगर कोई भी ऐसी शाखा है जो विज्ञान की शाखा हो, मतलब कहने का सेंस ये कि अगर विज्ञान की कोई शाखा है, ये एक शाखा ही है, ये अपने आप में बायोलॉजी की शाखा है, बायोलॉजी विज्ञान की शाखा है। तो अगर यह स्वयं एक स्वतंत्र विज्ञान है तो इसका कोई व्यक्ति पिता जरूर होगा। तो रॉबर्ट हुक को ही हम लोग फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। आप ऐसे ही एक बात याद रख लीजिए कि जो रॉबर्ट हुक है यही व्यक्ति जो क्या है? फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को हिंदी में हम लोग कहते हैं कोशिका विज्ञान। तो कोशिका का अध्ययन हम लोग कहां करेंगे? कोशिका विज्ञान के अंतर्गत, जिसे हम लोग इंग्लिश में साइटोलॉजी कहेंगे। और इसके पिता कौन है? रॉबर्ट हुक। एक इंपॉर्टेंट बात समझिए कि इसमें जो देखिए एक शब्द जुड़ा हुआ है साइटो, साइटो और फिर अलग है लॉजी, मतलब यह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, साइटो प्लस लॉजी। साइटो का मतलब सेल होता है और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, स्टडी। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। हमने अभी जस्ट समझाया कि साइटो मतलब ऑलरेडी क्या चीज होता है? सेल। तो इस तरह से आपको ये पूरी बात रॉबर्ट हुक के बारे में समझ में आई होगी। अब इसी के साथ में एक चीज और हम लोग ऐड कर लेते हैं कि ये सब कुछ रॉबर्ट हुक बता रहे हैं, दरअसल किसकी सहायता से बता रहे हैं? तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो सामने आती है जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा समझिए, इस पॉइंट को, ये इंपॉर्टेंट है। माइक्रोस्कोप, दरअसल माइक्रोस्कोप वह उपकरण है या कह दीजिए कि वह यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव को जूम करके बड़ा करके देख सकते हैं। बस इसका ही काम है। जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि सबसे पहले माइक्रोस्कोप किसने बनाया, तो माइक्रोस्कोप बनाने वाले कुछ वैज्ञानिक सामने आते हैं। एक बड़े फेमस वैज्ञानिक हैं
जो आपसे इनका नाम तो शायद नहीं पूछेगा, चलिए फिर भी याद कर लेते हैं हम लोग हैं। एक वैज्ञानिक रहे जिनका नाम है जैकेरियस जेनसन। जैकेरियस जेनसन, जैकेरियस जेनसन ने सबसे पहले क्या किया, माइक्रोस्कोप की खोज की। जैकेरियस जेनसन, यह आदमी वह है जिसने माइक्रोस्कोप की खोज किया, खोज करके चले गए। अब इसके बाद एक दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम है रॉबर्ट हुक, जिस रॉबर्ट हुक के बारे में आप अभी पढ़ रहे थे। जैकेरियस जेनसन के बाद, हालांकि जब हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे तो इस बीच में बहुत ऐसे वैज्ञानिक हैं जो सामने आएंगे। हम लोगों को डायरेक्ट उस बात पर आना है जो हमारे आपके काम की है, ठीक। इसी क्लास में हम लोग पीएचडी तो कर नहीं रहे हैं कि हमको हर एक बात को समझ लेना है, जो काम की है उस पर पहुंचते हैं। देखिए, जैकेरियस जेनसन ने माइक्रोस्कोप को बनाया, फिर इसके बाद आते कौन है, रॉबर्ट हुक। अब देखिए, रॉबर्ट हुक जो है ये भी अपने से एक माइक्रोस्कोप बनाते हैं। ये आदमी अपने से बनाया है, अपने से खुद एक माइक्रोस्कोप बनाते हैं। और माइक्रोस्कोप जब बनाते हैं सन 1665 में ही बनाए, और सन 1665 में जब माइक्रोस्कोप बन जाता है तो उसी की सहायता से ये पहली बार कोशिका की खोज करते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर रॉबर्ट हुक माइक्रोस्कोप को नहीं बनाए होते, या कह दीजिए कि माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई होती, तो क्या आज हम इन सभी बात के ऊपर डिस्कस कर रहे होते? तो इसका आंसर होगा नहीं। अगर माइक्रोस्कोप इस दुनिया में नहीं होता तो आज हम लोग इस तरह का अध्ययन बिल्कुल ही नहीं कर रहे होते। इतना सूक्ष्म अध्ययन तो संभव नहीं था, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी के बगैर सूक्ष्म चीजों का अध्ययन कहां संभव हो पाएगा। तो कोशिका का आज जो कुछ भी आप संरचना या जो बाहरी अध्ययन कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है माइक्रोस्कोप। अगर सूक्ष्मदर्शी नहीं होता, जैकेरियस जेनसन ने सूक्ष्मदर्शी नहीं बनाई होती, और उन्हीं का देख करके अगर रॉबर्ट हुक नहीं बनाए होते, तो आज हम लोग कुछ भी ऐसी चीजों को नहीं पढ़ रहे होते जो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट का जिक्र होता है जिसका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अब इस व्यक्ति को थोड़ा सा याद रखिएगा, मैं डायरेक्ट ही इनका, हम लोग समझ रहे थे कि जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं, इनके द्वारा भी एक माइक्रोस्कोप का निर्माण किया गया। हम लोग समझे थे क्या चीज, कि सबसे पहले माइक्रोस्कोप की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक है जैकेरियस जेनसन। इसके बाद सन 1665 ईस्वी में माइक्रोस्कोप बनाते हैं रॉबर्ट हुक, और फिर इसी की सहायता से पूरा कोशिका की खोज करते हैं और कोशिका के बारे में बहुत सारी चीजें बताते हैं। फिर इसके बाद जो ये व्यक्ति आते हैं ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, 9 साल बाद 1665 में ये खोज कर रहे हैं। 9 साल बाद जो आता है 1600, आप कह सकते हैं कितना होगा, 65 74 हो जाएगा। फिर तो सन 1674, इस डेट को याद रखिएगा। सन 1674 में माइक्रोस्कोप बनाते हैं कौन, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जब ये माइक्रोस्कोप बनाते हैं तो फिर इन्होंने बना करके चेक किया कि देखे थोड़ा सा कैसा चीज बनाया, सही है कि नहीं है। तो इन्होंने जब चेक किया तो पहली बार ये अपने माइक्रोस्कोप की सहायता से जो वर्षा हुई थी, बूंद, जो वर्षा का पानी था, उसके अंदर इन्होंने देखा। कहीं कहीं पे इस सिद्धांत में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कुछ लोग कहते हैं कि वर्षा के जल में देखा, कुछ लोग कहते हैं तालाब में देखा। तो ये कंसेप्ट समझिए कि जल में इसने देखा। जब ये जल के अंदर देखते हैं तो पहली बार लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है कैसे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एकदम छोटे सूक्ष्म। पहली बार इस वर्ल्ड की भी खोज हुई जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। बैक्टीरिया, वायरस, सूक्ष्म जीव जो हमारे चारों तरफ थे, किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन वो सब थे और बहुत लंबे समय से थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। सबसे पहले ये सारी जानकारी किसने दिया, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 में, जब इसने अपनी माइक्रोस्कोप को बनाया तब।
मतलब देखिए माइक्रोस्कोप कैसे कैसे बन रहा है, एक क्रम है पूरा, और जैसे माइक्रोस्कोप बनता जा रहा है धीरे धीरे नई नई चीजें सामने आती जा रही हैं। तो जब सवाल ये पूछेगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, अभी तो जो हमने आपको बताया इस पूरे क्लास में अब तक, उसमें हम लोगों ने समझा कि मृत कोशिका के बारे में रॉबर्ट हुक का क्या योगदान है, लेकिन अब हम लोगों को समझना है कि एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक का क्या योगदान है साइटोलॉजी में, ये कितना, क्यों यह व्यक्ति इतना इंपॉर्टेंट है। अब इस चीज को समझिएगा ध्यान से। देखिए अगर पूछता है कि लिविंग सेल, अब देखिए यहां पे हमने देखा है जो रॉबर्ट हुक है यह नॉन लिविंग सेल को खोजा है, और लिविंग सेल जीवित कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है, तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। तो एक पॉइंट बन जाएगी, लिविंग सेल किसने खोजा, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एक दूसरा सवाल बनता है कि जब ये पानी में माइक्रोस्कोप से देख रहे थे तो क्या चीज देखें, जीवित कोशिका तो थी लेकिन क्या थी वो, तो दरअसल वो जो देख रहे थे वो बैक्टीरिया थी। क्या था, बैक्टीरिया। तो आप दूसरा बात याद रखिएगा कि बैक्टीरिया की खोज हम शॉर्ट में ही लिख दिए हैं, बैक्टीरिया की खोज किसने किया, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। यह आदमी अपने जीवन में बहुत सारी चीजों की खोज किया है, बस देखते जाइए क्या क्या इसका योगदान है। लिविंग कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इसके बाद ये आदमी यहीं पे नहीं रुकता है, पहली बार ये आरबीसी की खोज करते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोस्केल्स। आप कहेंगे सर खून क्या पहली बार देखा गया था क्या एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के जरिए, ऐसा नहीं है, खून सब देख रहे थे, लेकिन जो हमारा ब्लड है, रुधिर है, उस रुधिर के अंदर 3 तरह की कणिकाएं पाई जाती हैं। उस कणिकाओं में जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड कार्पोस्केल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, इसकी खोज करने वाला जो वैज्ञानिक है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक है। मतलब ब्लड के अंदर इसने जब माइक्रोस्कोप से देखा तो इसने पाया कि ब्लड के अंदर भी कुछ अलग चीज है, जिसको इसने बाद में इसका नाम आरबीसी रखा गया। तो आरबीसी की जो खोज है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने ही किया था। अब दूसरी चीज समझिए, इसके बाद भी इसने कुछ चीजें खोजी, जैसे स्पर्म, शुक्राणु, शुक्राणु जो है यह भी खोजा गया एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के जरिए। शुक्राणु की खोज जो की गई वह एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के जरिए ही किया गया। इसने पुरुष के सीमेन के अंदर, वीर्य जो होता है उसके अंदर, इसने जब माइक्रोस्कोप से अपने देखा तो उसमें छोटे छोटे कुछ चलते हुए दिखाई दिए, जिसे बाद में शुक्राणु नाम दिया गया, स्पर्म नाम दिया गया। इसकी भी खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने ही किया था। इसके अलावा भी इसने एक और चीज खोजी फिर, ओवम, जिसे आज आप अंडाणु कहते हैं, अंडाणु की भी खोज, अंडाणु की खोज, या कह सकते एग तो थोड़ा इसके लिए महिलाओं के जो शरीर में एग रिलीज होता है उसके लिए एग शब्द का प्रयोग करना ज्यादा सटीक ही नहीं है, अंडाणु, इसलिए उसका नाम दिया गया अंडाणु। तो अंडाणु की भी जो खोज है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया। इसके अलावा भी कुछ चीजें थी जिसकी इसने खोज किया, जैसे आप कहते हैं पॉली इम्ब्रियानी, मुर्गा बिरयानी नहीं बोला हूं, पॉली इम्ब्रियानी, ठीक। पॉली इम्ब्रियानी का मतलब समझिए, कई बार क्या होता है कि एक बीज के अंदर केवल एक ही पौधा उगता है, ये तो साधारण सी बात है, लेकिन यह पहला व्यक्ति है जो यह बता रहा था कि कुछ ऐसे भी बीज हैं जिसके अंदर एक बीज में से कई पौधे उग जाते हैं। इस घटना को हम लोग बहुभ्रूणता कहते हैं, मतलब एक से अधिक एक बीज में भ्रूण बन सकता है, इसी को हम लोग कहते हैं पॉली इम्ब्रियानी। इसी की खोज कौन किया, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। यह व्यक्ति कई चीजों की खोज किया अपने जीवन में, हालांकि बहुत बड़े बहुत फेमस साइंटिस्ट भी नहीं थे, लेकिन इनके पास जो यंत्र मिल गया था सूक्ष्मदर्शी, उसी सूक्ष्मदर्शी के जरिए आज ये पूरे बायोलॉजी की दुनिया में छाए हुए हैं, कह सकते हैं आप। मतलब इतना अतुलनीय योगदान देकर गए, जिस योगदान के बारे में आज हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। सोचिए क्या कर गया आदमी। आज अगर इस
तरह की चीजों का हमारे पास ज्ञान नहीं होता, अगर हमारे पास बैक्टीरिया का ज्ञान नहीं होता, कोशिका के बारे में ज्ञान नहीं होता, आरबीसी का ज्ञान नहीं होता, स्पर्म और ओवम का ज्ञान नहीं होता, तो हमारी बायोलॉजी सोचिए इन सब के बगैर कैसी होती। आप कल्पना करिए एक बार, क्या इन सब के बगैर हमारी बायोलॉजी में दम होता? हमारी बायोलॉजी बेदम की होती। तो अपने आप में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का जो योगदान रहा है वह एक बहुत बड़ा योगदान था, बहुत अच्छा काम कर गए। तो यहां तक आपको बात हमारी समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी एक वैज्ञानिक का नाम आता है जिसका नाम है नाल एंड रुस्का, या कहेंगे फिर रस्का भी रहता है, तो नाल एंड रुस्का दो वैज्ञानिक रहे, दोनों ने एक नई चीज को बनाया। देखिए मैं यहीं पर एक शब्द जोड़ दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाने वाले जो वैज्ञानिक हैं उसका नाम है नॉल एंड रुस्का। नॉल एंड रुस्का। अब ये जो वैज्ञानिक है ये माइक्रोस्कोप की खोज नहीं कर रहा है, यह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किया है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो ऊपर अभी तक हम लोग 3 वैज्ञानिक का नाम जिक्र किए हैं वो सब माइक्रोस्कोप में योगदान दिए हैं, लेकिन जो यह वैज्ञानिक है नॉल एंड रुस्का, ये दोनों वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाते हैं 1940 में। सन 1940 में पहली बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बनाया गया। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बनाया गया तो मैं सन लिख रहा हूं 1940, इसी समय पहली बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बनाया गया। आप कल्पना भी नहीं कर सकते शायद कि अगर ये दोनों वैज्ञानिक नहीं होते, नॉल एंड रुस्का, अगर ये दोनों लोग नहीं होते तो हम लोग जो आज कोशिका के अंदर पढ़ते हैं, अभी कोशिका का अध्ययन तो संभव था कि हम लोग माइक्रोस्कोप से कर सकते थे, लेकिन कोशिका के अंदर अगर जैसे कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ना चाहते तो आप नहीं पढ़ पाते, क्योंकि कोशिका को देखने के लिए माइक्रोस्कोप पर्याप्त है, उसकी सहायता से हम लोग देख सकते हैं। लेकिन कोशिका के अंदर अगर आप देखना चाहते हैं तब वहां पे आवश्यकता पड़ती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। और 1940 में संयोगवश बन जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनेगा, अब दुनिया भर के वैज्ञानिक कोशिका के अंदर एंट्री करेंगे और एक अलग अलग नई नई चीजें खोज करके दुनिया के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो आज की जो क्लास रही है, इस क्लास में हम लोगों ने सिर्फ 2 बातों को जानने की कोशिश किया कि रॉबर्ट हुक और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का दोनों का क्या योगदान था आज की क्लास में। इसके आगे कोशिका से संबंधित बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया, हमारे वीडियो आपको पसंद आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके काम की चीजें इस प्लेटफॉर्म पर मिल रही हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस करते हैं। धन्यवाद साथियों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।